हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फ्रिक्शन का वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात किया था। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि घर्षण का कारण क्या होता है। तो जो भी हमें सरफेसेस दिखते हैं उसमें कुछ इरेगुलरिटीज होते हैं, यानी अनियमितताएं होती है। वो पूरी तरह से चिकनी नहीं होती है, चाहे वो चिकनी दिख रही हो, लेकिन जब उसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, बहुत ही हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे उभार नजर आते हैं। तो वो जो उभार होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। अगर हम नजदीक से देखें बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से, तो ये जो उभार होते हैं वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पाता है। और यही कारण होता है फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होने का, उत्पन्न होने का। तो अगर हम एक ग्राफ खींचें, किसके किसके बीच, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आरोपित बल यानी फोर्स, और इधर हम दिखा रहे हैं घर्षण बल। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि जैसे जैसे हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो सबसे पहले जब ये रेस्ट में ही रहता है तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा होता है जो कि स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। और वो जैसे जैसे अगर हम कम फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी कम फोर्स, ये दोनों बराबर होता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये दोनों जो है सो लीनियरली बढ़ता जाता है। आरोपित बल के साथ घर्षण बल भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक ऐसी सीमा आती है जिसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। उस पॉइंट पे बॉडी ठीक ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाती है, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर उसके बाद हम फोर्स का वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो बॉडी मोशन में आ जाती है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान देंगे, जब मैक्सिमम यहाँ पे ये जो कर्व है ये ऊपर उठा है फिर नीचे आया है, इस पे ध्यान देंगे। यहाँ पे ये सीमांत घर्षण बल हुआ, ये क्या हुआ, सीमांत घर्षण, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और इसके बाद क्या होता है, वो डाउन हो गया कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, डाउन होने का मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू घट गया, और इसके बाद ये क्या हो जाता है, वो बॉडी मोशन में आ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सीमांत घर्षण बल का वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिक घर्षण से ज्यादा होगा। इसीलिए तो हम लिखते हैं म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। पिछले वीडियो में हम बताए थे म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के होता है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स का आवश्यकता पड़ता है, लेकिन जो बॉडी मोशन में है, गतिमान है, उसको गति में बनाए रखने के लिए कम फोर्स का जरूरत पड़ता है। ऐसा आपके जीवन में भी होता है कि अगर पढ़ना स्टार्ट करना है तो सोचते हैं 10 मिनट में, 5 मिनट में, आधा घंटा में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक वही वस्तुओं के साथ और नेचर के साथ भी होता है, नेचुरल बॉडीज के साथ भी होता है कि जब हम स्टार्ट करना चाहते हैं, बॉडी को मोशन में लाना चाहते हैं रेस्ट से, तो उस समय हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन एक बार जब मोशन में आ जाता है तो गतिशील रहता है, उसके लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो आरोपित बल के साथ घर्षण बल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, आरोपित बल के साथ घर्षण में परिवर्तन। ये हेडिंग लिखेंगे और इस ग्राफ को बना लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको बना लेंगे वीडियो पॉज करके। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग घर्षण कोण के बारे में बात करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसको समझेंगे। एक सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस पे एक हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। इतना फोर्स लगा रहे हैं कि बॉडी जो है सो जस्ट अबाउट टू मूव के पोजीशन में, यानी ठीक गति करने वाली है। इस समय जो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो Fl लिख सकते हैं। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही Fl बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन सीमांत घर्षण बल। तो इस समय Fl और F दोनों बराबर होता है। तो जब इसका वेट जो है वो हमेशा नीचे की ओर होता है और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर होता है। तो इन दोनों फोर्सेस Fl और R यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं कि एक बॉडी पे अगर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, दो फोर्स एक पॉइंट पे लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट इधर कहीं होता है। ये पढ़े हैं वेक्टर में, हम लोग जानते हैं। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स, दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा ये इधर कहीं होगा, जिसको हम R' से लिख रहे हैं।
किससे लिख रहे हैं, आर डैश से, इसको डॉट से मिला दे रहे हैं। तो ये रिजल्टेंट हो गया किसका किसका, आर का और एफ एल का। अब ये रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है आर के साथ थीटा, यही क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिखेंगे, सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी, सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के परिणामी तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच का कोण, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच का कोण घर्षण कोण कहलाता है। लिख लिए, इंग्लिश में लिखेंगे, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ normal reaction force and limiting friction and normal reaction force is called angle of friction। लिख लिए, क्लियर हो गया। ये R और FL का रिजल्टेंट है R डैश, और ये R डैश जो एंगल R से बना रहा है ये थीटा, यही है क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसका एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कि कितना होगा, हमें थीटा पता करना है, एंगल की बात कर रहे हैं तो थीटा पता करना होगा। थीटा कैसे पता करते हैं, tan से, हमेशा किससे पता होता है, tan थीटा से। तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, साइड होती है, वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। तो इसमें ये r है तो ये भी r हो जाएगा, ये तो r है। ये FL है तो यहाँ पे ये भी FL हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू FL हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P बाई बी। तो P क्या है, FL बाई बेस, बेस क्या है r, तो FL बाई R आया। अब हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जो FL का वैल्यू है, FL का जो वैल्यू है वो क्या था, म्यू एस इंटू आर, दैट इज म्यू एस इक्वल्स टू FL बाई आर। ये पिछले क्लास की बात हम कर रहे हैं, ये वाला पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देखे होंगे आप, म्यू एस इक्वल्स टू FL बाई आर के बराबर होता है। तो क्या हम FL, ये FL बाई आर को हम म्यू एस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं इसको, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन फॉर tan थीटा। और थीटा अगर निकालना चाहें एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो देन tan इनवर्स म्यू एस, tan इनवर्स म्यू एस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग, इसको समझेंगे। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे मैंने एक बॉडी रख दिया है। अब इसे मैं धीरे धीरे उठा रहा हूँ, तो धीरे धीरे उठाने पे क्या होगा, ये एक स्लाइडिंग पोजीशन में आ जाएगा ये ब्लॉक। तो इसको इतना उठाना है कि वो जस्ट स्लाइडिंग के पोजीशन में आ जाए, और उस समय ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वही क्या कहलाएगा, विराम कोण कहलाएगा। समझ में आ गई बात। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, नत तल। ठीक है, ये मान लिया अल्फा एंगल बना रहा है और इस पे एक बॉडी रखा हुआ है। तो ये बॉडी जस्ट फिसलने की स्थिति में आ जाता है, फिसलना भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये ध्यान रखेंगे, फिसलने की स्थिति में आ जाए तो उस समय ये जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन जो बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये क्या कहलाएगा, विराम कोण कहलाएगा। तो परिभाषा लिखेंगे पहले, जब वस्तु किसी नत तल पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाती है, जब वस्तु किसी नत तल पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाती है, तब नत तल द्वारा क्षैतिज से बनाया गया न्यूनतम कोण विराम कोण कहलाता है। इंग्लिश वाइज लिखेंगे, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन when the body is just about to move, is called angle of repose or sliding, अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कि ये कितना होगा। तो
इसको अच्छे से बना देते हैं थोड़ा सा। ये अल्फा है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका जो मास वेट होगा वो mg हमेशा डाउनवर्ड होगा, चाहे प्लेन हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो या जैसा भी हो, उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड नीचे की ओर होगा। और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो हमेशा इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और इसके नीचे का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, इसका कंपोनेंट इधर, अब यहाँ ध्यान देंगे। ये अल्फा है तो ये कितना होगा, ये भी अल्फा होगा, ये पहले समझ में आया। इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है और इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों के बीच का एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा। ये क्लियर है। अब वेक्टर में हम लोग जानते हैं कि इधर कोई फोर्स लग रहा है F, तो इस डायरेक्शन में अगर हम लेना चाहें अल्फा एंगल पे तो F cos अल्फा हो जाता है। क्लियर है। तो इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ mg नीचे है और अल्फा एंगल पे इसका एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos अल्फा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर, तो यहाँ पे किधर होगा, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर, इधर इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, mg sin अल्फा लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये mg cos अल्फा r के बराबर होगा, और ये mg sin अल्फा क्या कर रहा है, जब हम इंक्लाइन प्लेन को ऊपर ले गए तो यही mg sin अल्फा ही है जो बॉडी को इधर खिसका रहा है। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम एक और बात बोले थे कि जस्ट स्लाइडिंग पोजीशन में होना चाहिए, फिसलना भी स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, Fl सीमांत घर्षण बल के बराबर होगा। तो सीमांत घर्षण बल और mg sin अल्फा दोनों बराबर होगा, तब ये बॉडी मूव नहीं करेगा। तो इस समय हम क्या लिख सकते हैं, Fl इक्वल्स टू mg sin अल्फा, और यहाँ पे r किसके बराबर होगा, mg cos अल्फा, r इक्वल्स टू mg cos अल्फा। अब इसको हम डिवाइड करें, अगर इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, देन वी गेट tan अल्फा इक्वल्स टू FL बाय R। और अभी इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे घर्षण कोण में क्या आया था, tan थीटा इक्वल्स टू FL बाय R इक्वल्स टू म्यू एस, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, म्यू एस। अब इस इक्वेशन से जो अभी हम पहले पढ़े थे घर्षण कोण और ये विराम कोण, दोनों को अगर हम देखें कंपेयर करें तो दोनों म्यू एस के बराबर है, दोनों म्यू एस के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो घर्षण कोण था और विराम कोण है दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। दैट इज थीटा अल्फा इक्वल्स टू थीटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले ही बोले थे हर एक्सप्रेशन हर इक्वेशन कुछ इंफॉर्मेशन देता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। अल्फा इक्वल्स टू थीटा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अभी हम स्टडी किए थे, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो घर्षण कोण था ये थीटा, तो ये थीटा और ये अल्फा या ये अल्फा दोनों क्या है, बराबर ही होगा। यानी विराम कोण और घर्षण कोण दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन हुआ दोनों के बीच में। अब आगे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। टू पुल अ बॉक्स ऑफ वेट 5 न्यूटन, बॉक्स का वेट दिया है 5 न्यूटन और इसे खींचने के लिए 3 न्यूटन का फोर्स सफिशिएंट है। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी एक बॉक्स है जिसका भार 5 न्यूटन है और उसको 3 न्यूटन का बल से हम खींच रहे हैं, तो हमने पूछा गया है घर्षण गुणांक क्या है, घर्षण गुणांक पूछा गया है और घर्षण कोण पूछा गया है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फिगर बना लेते हैं। ये सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे इस डायरेक्शन में कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का, और इसका जो वेट है वो 5 न्यूटन है। तो डाउनवर्ड लगता है, हमेशा पता है पहले से, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगेगा और 3 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपको पता है कि जितना वेट होता है वही नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, यानी R का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन, और फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो 3 न्यूटन है। तो हमको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए जो F होता है म्यू इंटू R,
म्यू का वैल्यू हमें फाइंड करना है और आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 न्यूटन और एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ का वैल्यू 3 न्यूटन होगा। कैसे? एक्चुअली ये फ्रिक्शन है लेकिन यहाँ हम एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं कि 3 न्यूटन होगा। कैसे? यहाँ बोल रहा है, इस वर्ड को ध्यान देंगे, सफिशियंट है, मतलब कि 3 न्यूटन का जब फोर्स लगता है तो वो ठीक ठीक खिसकने की स्थिति में आ जाता है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में भी 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स है वो 3 न्यूटन ही है। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन, देन म्यू इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 0.6 करके देख लेंगे। 5 6 30, 0.6। क्या कोई यूनिट होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि म्यू है, यानी घर्षण गुणांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ये 0.6 आया म्यू का वैल्यू, तो इसका वैल्यू पता चल गया। अब नेक्स्ट है घर्षण कोण पूछा जा रहा है, तो घर्षण कोण निकालने के लिए हम जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू म्यू होता है, तो म्यू का वैल्यू तो दिया है 0.6, हम लोगों ने निकाल लिया है 0.6 tan थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.6 हो गया, ये हमारा घर्षण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नत तल पर फिसलते हुए पिंड का त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस पे बॉडी अब क्या हो रहा है, फिसल रहा है, इस डायरेक्शन में फिसल रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण उसका क्या होगा। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं। इस तरह से है, ये देखेंगे इस तरह से है, इस इंक्लाइंड ये कुछ इस तरह से है, ये एक प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल है। इसको हम धीरे धीरे उठाएंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे इस पोजीशन में आएगा, वो फिसलना स्टार्ट होगा और वो नीचे जाने लगेगा। तो ये जो फिसला एक एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे गिरा, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था पिछले टॉपिक में कि उसका जो वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, mg हमेशा डाउनवर्ड लगेगा और ये एंगल मान लिया थीटा है। तो इस पे अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा होता है और ये mg नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, इसका एक कंपोनेंट इधर कितना हुआ, mg cos थीटा, और वही बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन का। और इधर कितना लगता है, इधर mg cos थीटा, तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर mg sin थीटा, और ये कितने त्वरण से नीचे आएगा, a त्वरण से नीचे आएगा। और इस डायरेक्शन में भी तो फोर्स लग रहा है, एक कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एफ के, यहाँ पे एफ के हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मोशन में है, तो मोशन में रहता है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है, तो वो एफ के से हम लोगों ने डिनोट कर दिया। तो यहाँ हम कुछ मान लेते हैं, लेट एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये यहाँ पे ए त्वरण से नीचे आ रहा है, तो अब हम लोग देखेंगे इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है और वो किस त्वरण से नीचे आ रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि फाइनली जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड खिसक रहा है, इधर आ रहा है त्वरण ए से, तो इधर आ रहा है, इसका मतलब mg sin थीटा का वैल्यू ज्यादा है और f का वैल्यू कम है, तभी तो वो बॉडी इधर खिसक रहा है। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, mg sin थीटा माइनस एफ के, इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा और एफ के, तो फाइनली बॉडी इधर खिसक रहा है, यानी mg sin थीटा का वैल्यू ज्यादा है, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो एफ नेट यानी कि इस पे लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो पता चल जाएगा। देन परिणामी बल, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एन लिख रहे हैं इसको, एफ नेट को, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस एफ के, एंड एफ के क्या होता है, mg sin थीटा, एफ के का वैल्यू क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर, और ये आर किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है, तो mg cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे mg और mg कॉमन ले सकते हैं, तो mg कॉमन ले लिया, अंदर रह गया sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, और एफ नेट फोर्स इस पे लग रहा है, तो हम न्यूटन्स लॉ से जानते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एम कैंसिल हो जाएगा,
तो ए इक्वल्स टू हमारा आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये हो गया हमारा ए का वैल्यू। अब इसमें एक बात ध्यान देंगे कि अगर थीटा का वैल्यू हम इस तरह कर दें, 90 डिग्री कर दें, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कर दें, तो क्या होगा? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कर देंगे तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, यानी ये टर्म 0 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी ए किसके बराबर हो जाएगा? उस केस में जी हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? जी के बराबर। कब? जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एक स्पेशल केस है। तो ए इक्वल्स टू जी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? ये जब एकदम 90 डिग्री हो जाएगा तो बॉडी वो फ्रीली फॉल करेगा, मुक्त पतन होगा उसका। तो इसको नोट कर लेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ 2 kg इज जस्ट अबाउट टू मूव डाउनवर्ड इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 15 डिग्री। मतलब कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, नत तल है, और वो 15 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये जस्ट अबाउट टू मूव है, यानी जस्ट फिसलने की स्थिति में है। ठीक है, तो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम निकालने के लिए इसे आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, देन tan थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है? 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री का जो वैल्यू होगा अगर म्यू इक्वल्स टू 0.27 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नत तल पर वस्तु को ऊपर गति कराने में किया गया कार्य, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। यानी इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर हम बॉडी को अब ऊपर ले जाना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इधर एक फोर्स लगाना होगा तभी तो वो ऊपर जाएगा। तो इस डायरेक्शन में मान लिया कैपिटल एफ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी मूव करेगा ऊपर की ओर। तो और ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो इसमें मान लेंगे लेट एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल, और थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। घर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नत तल का क्षैतिज से जो कोण बन रहा है। तो इस पर आप ध्यान देंगे, इसका एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है? वर्क। तो इसका जो वेट है वो हमेशा नीचे की ओर काम करता है, ये पहले से पता है। और इसके इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और इस वेट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। इस ये वेट डाउनवर्ड थीटा एंगल पे mg cos थीटा, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? mg sin थीटा होगा ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg sin थीटा। अब यहाँ एक बात ध्यान देंगे, हम बॉडी को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, फोर्स इधर लगाए हैं तो बॉडी ऊपर मोशन कराना है। तो पहले से पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा डाउनवर्ड, हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करता है। जिधर मोशन कराना चाह रहे हैं उसके ठीक अपोजिट, तो यहाँ मोशन कराना चाह रहे हैं ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा? इस डायरेक्शन में काम करेगा। इसका नाम दे दिए हम स्मॉल एफ। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? स्मॉल एफ। तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स हो गए, एक mg sin थीटा और एक फ्रिक्शनल फोर्स। दो फोर्स हो गए, और जो हमको अप्लाइड करना है वो इन दोनों के बराबर होना चाहिए, तभी बॉडी क्या होगा? ऊपर मूव करेगा। देन आरोपित बल क्या होगा? आरोपित बल F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? mg साइन थीटा प्लस F क्या है? घर्षण बल। तो mg साइन थीटा माइनस स्मॉल f क्या होता है? सॉरी माइनस नहीं, प्लस म्यू इंटू आर, एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है mg cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से mg कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा आ गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको हम ऊपर की ओर मूव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम अभी तो फोर्स निकाले हैं ना, और हमें क्या फाइंड करना है? वर्क, कार्य। तो अभी हम फोर्स निकाल लिए, कार्य निकालना है। तो W इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का वैल्यू हम निकाल लिए कितना? mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा,
और मान लिया ये डिस्प्लेस होता है ऊपर s डिस्टेंस, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो उसको s से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वर्क मूविंग अ बॉडी अपवर्ड एंड इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।